गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले इसमें विद्युत आवेश ये जो शब्द है इसे, उसके बाद इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा विद्युत क्षेत्र। पूरे चैप्टर को दो भागों में विभाजित किया गया है। आधा भाग इसका विद्युत आवेश एवं दूसरा भाग इसका विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश ये क्या है? विद्युत आवेश किसे कहते हैं इसे समझते हैं पहले। किसी भी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। उत्पन्न किए जा सकते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश की परिभाषा जनरली आमतौर पर हम जो भी पढ़ते हैं या जो भी इसे परिभाषित करने के लिए हम डेफिनेशन देते हैं वो हमारे पास है। किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके आधार पर या जिसके कारण हम विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, उसी गुण को हम वस्तु के बोलते हैं विद्युत आवेश। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत आवेश। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः विद्युत आवेशों को दो भागों में विभाजित किया गया है। आवेश के प्रकार टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, आवेशों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, धनात्मक आवेश, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। और नंबर दो, ऋणात्मक आवेश, जिसे बोलें तो नेगेटिव चार्ज। ये होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा दोनों के बारे में समझते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। सबसे पहले बात कर लेते हैं
धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ये क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं तो वस्तु कैसी हो जाती है, फिर वो धन आवेशित, और वस्तु पर जो आने वाला आवेश होता है वो कैसा हो जाता है, धन आवेश। जब किसी वस्तु द्वारा, जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, तो वह वस्तु, तो वह वस्तु धनात्मक, तो वह वस्तु धनात्मक आवेश से आवेशित, तो वह वस्तु धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाती है, हो जाती है। ये हो गया हमारा धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश की बात प्रोटॉन के लिए की जाती है। प्रोटॉन पर होता है धनात्मक आवेश, प्रोटॉन पर इसका जो मान होता है P बराबर +1.6 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो आवेश हमने अभी लिखा है प्रोटॉन के लिए कैसा होता है, धनात्मक। ये एक प्रोटॉन पर आवेश है, कितने पर? ये एक प्रोटॉन पर। इसी प्रकार दूसरे शब्दों में हम नंबर 2 ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ये क्या होता है? जब किसी वस्तु द्वारा, जब किसी वस्तु द्वारा, जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, तो वह वस्तु, तो वह वस्तु, तो वह वस्तु ऋणात्मक आवेश से, तो वह वस्तु ऋणात्मक आवेश से आवेशित, ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाती है, ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाती है। ऋणात्मक आवेश की बात किस संदर्भ में की जाती है? तो ये की जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए की जाती है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश होते हैं तो उसे हम बताते हैं ई से। किससे? ई से। और इसका जो मान होता है ये होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। जो भी मान प्रोटॉन को है वही मान किसको पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन को। बस अंतर किस में आता है? एक धनात्मक और दूसरा वाला ऋणात्मक। अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तब तो वो किसकी मानी जाएगी? धनावेशित। यदि वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो वस्तु कैसी मानी जाती है? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा परमाणु के अंदर एक तीसरा कण भी होता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रॉन। नोट डाल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0
होता है। इसीलिए इसीलिए न्यूट्रॉन को इसीलिए न्यूट्रॉन को उदासीन कण भी कहते हैं। उदासीन कण भी कहते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश का जो भी मान है कितना प्राप्त होता है, ये शून्य। इसीलिए न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, उदासीन कण। उदासीन कण का मतलब है न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, इसीलिए कैसा कहलाता है ये। परमाणु के अंदर 3 कण हमारे पास कौन कौन से प्राप्त हुए, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। एक टेबल के तौर पे इनके द्रव्यमान आवेश सहित नोट करते हैं इन्हें। द्रव्यमान मतलब मास, और दूसरा जो घटक है वो कौन सा हो जाएगा, आवेश। आवेश मतलब चार्ज। सबसे पहले नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। पहले किसे समझते हैं, इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर ये जो कण है इलेक्ट्रॉन, इसका जो द्रव्यमान है ये लिखते हैं हम 9.1 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। कितना लिखते हैं इसे, 31 किलोग्राम। आवेश के लिए हम इसे लगाते हैं -1.6 10 की घात माइनस के 19 कूलम। इसी प्रकार परमाणु का दूसरा जो कण होता है वो कौन सा हो जाता है हमारे पास, प्रोटॉन। नंबर 2 प्रोटॉन। इसके द्रव्यमान की बात करें 1.672 और 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। आवेश इस पे +1.6 10 की घात माइनस के 19 कूलम। नंबर 3 ये होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। बस थोड़ा सा अंतर आता है, 2 की जगह कितना हो जाता है 4 और 10 की घात माइनस के 27। दोनों का लगभग कैसा होता है, ये लगभग समान। और आवेश यहाँ पे कितना होता है न्यूट्रॉन पे, 0। नेक्स्ट बेटा, इसमें एक हमारे बोर्ड के लिए, आरबीएससी के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है एक वस्तु धनात्मक आवेश से आवेशित होती है। धनात्मक आवेश से आवेशित होती है। तो अब ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण वस्तु कैसी हो गई है, धनात्मक। इसके हमारे पास 4 कारण दिए गए हैं। इनमें से कोई एक कारण ठीक सही है और बाकी के 3 कैसे हैं इसमें गलत। तो ये धनात्मक, उसके लिए इसमें 4 कारण है। सबसे फर्स्ट, वस्तु से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। वस्तु से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। वस्तु से
प्रोटॉन जुड़ जाते हैं, वस्तु से प्रोटॉन जुड़ जाते हैं। और तीसरा है वस्तु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, वस्तु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। नंबर 4, वस्तु से प्रोटॉन अलग हो जाते हैं, वस्तु से प्रोटॉन अलग हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न में वस्तु धनात्मक हो रही, कैसी हो रही है? धनात्मक। अब धनात्मक के लिए हमारे पास एक ही स्थिति थी, और वो कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन त्यागना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? त्यागना। तभी वस्तु कैसी होती है? धनात्मक। अब 4 ऑप्शन है इसमें। सबसे पहले तो प्रोटॉन का इसमें कोई योगदान नहीं है, आवेश से संबंधित प्रोटॉन का कोई भी योगदान नहीं होता है। बात करते हैं फर्स्ट, वस्तु से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते। जुड़ने का मतलब वस्तु कैसी होगी? ऋणात्मक। वस्तु से प्रोटॉन जुड़ जाते, प्रोटॉन के बारे में तो कोई भी आवेश से संबंधित बात नहीं करनी। वस्तु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, इसका मतलब वस्तु कैसी होगी? धनात्मक। हमारे पास भी वस्तु कैसी हो रही है? धनात्मक। वस्तु से प्रोटॉन अलग हो जाते हैं, प्रोटॉन से संबंधित आवेश की कोई बात नहीं की जाएगी। तो फाइनली इसके लिए हमारे पास जो स्पष्ट उत्तर मिला है वो कौन सा है? वस्तु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, इसीलिए वस्तु कैसी हो जाती है? धनात्मक। नई सीखने वाली बात इस क्वेश्चन से ये मिली, प्रोटॉन का योगदान, प्रोटॉन का आदान प्रदान, प्रोटॉन का आदान प्रदान आवेश में, प्रोटॉन का आदान प्रदान आवेश में भाग नहीं लेता, भाग नहीं लेता। प्रोटॉन का आदान प्रदान आवेश में भाग नहीं लेता। जी, प्रोटॉन से हमें शेयर करने से कोई मतलब ना, चाहे प्रोटॉन त्यागे चाहे प्रोटॉन जुड़े, आवेश जब भी वस्तु पे आगो, चाहे वो धनात्मक आवे चाहे वो ऋणात्मक आवे, हमेशा आवेश किसकी वजह से आगो? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन वस्तु द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं तब आवेश ऋणात्मक, यदि इलेक्ट्रॉन वस्तु द्वारा त्यागे जा रहे हैं तब आवेश धनात्मक। अब बात कर लेते हैं आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इम्पोर्टेंट्स ये कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझनी है आवेश से संबंधित, इन पे बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, आवेश को सामान्यतः, आवेश को सामान्यतः स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये नंबर फर्स्ट। जब भी आवेश के लिए हम भी कोई भी वर्ड या कोई भी प्रतीक यूज करते हैं वो कौन सा कर देते हैं हम? स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू। नंबर 2, आवेश का एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति या फिर एमकेएस पद्धति, मात्रक, एसआई मात्रक बोल रहे हैं या फिर एमकेएस पद्धति, ये क्या होता है? हमें चाहिए इसका एमकेएस या फिर एसआई मात्रक, किसका? आवेश का। तो सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा बेटा हमने 10th क्लास में जो भी पढ़ी है, विद्युत
धारा, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। हमें चाहिए किसके बारे में? आवेश से। तो आवेश के लिए यहाँ पे गणितीय रूप आवेश बराबर विद्युत धारा, विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय। थोड़ा सा प्रतीक, इनके प्रतीक भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से बराबर। विद्युत धारा के लिए हम कैपिटल I और समय के लिए T। ये हो गया किसका फॉर्मूला? आवेश का। किसका हो गया? आवेश का। अब यहीं से इसका SI मात्रक, SI मात्रक। तो आवेश बराबर Q, विद्युत धारा के लिए हम क्या लिखते हैं? एम्पियर। क्या लिखते हैं? ये एम्पियर। तो ये तो हो गया विद्युत धारा का मात्रक। समय के लिए टाइम किस में मापते हैं? सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड। अब इसे इंग्लिश में एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। दूसरे शब्दों में Q बराबर एम्पियर इंटू सेकंड। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कूलॉम। क्या नाम था? कूलॉम। उन्होंने एम्पियर इंटू सेकंड को बोल दिया कूलॉम। क्या बोल दिया? कूलॉम। कूलॉम। इसीलिए आवेश का जो SI मात्रक हम जो भी पढ़ते हैं उसे किस में मापते हैं? कूलॉम में। कूलॉम। तो आवेश का हमारे पास फाइनली जो भी मात्रक प्राप्त हो वो किस रूप में हुआ है? कूलॉम। तो कूलॉम को जो मान है किसके बराबर है? एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी कूलॉम को हम कैपिटल C द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा? C द्वारा। तो आवेश के किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा मात्रक को? कैपिटल C द्वारा। नेक्स्ट नंबर 3। तीसरी जो बात हम करने वाले बेटा नंबर 3, आवेश का CGS पद्धति में, कौन सी पद्धति में? CGS पद्धति में मात्रक। CGS पद्धति में मात्रक। CGS पद्धति में इसके मात्रक को साइंटिस्ट के नाम, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन। क्या था? फ्रैंकलिन। CGS पद्धति में इनका क्या मात्रक लिखते हैं आवेश का? फ्रैंकलिन। साइंटिस्ट के नाम के आधार पर ये इनका नाम फ्रैंकलिन है ना, जिसे ESU किसके द्वारा दर्शाते हैं? ESU। इसका पूरा नाम लिखते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। पूरा नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU एवं कूलाम में संबंध। एक ESU किस किस में संबंध है बेटा? ये ESU एवं कूलाम में संबंध। एक कूलॉम का मान कितने ESU के बराबर होता है बेटा? ये 3 × 10⁹ ESU। ये किसका मान हो जाता है? 3 × 10⁹ ESU। एक कूलाम का मान जो होता है वो हमारे पास कितना प्राप्त होता है? 3 × 10⁹। इसे एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹। ESU से हम और क्या बोल सकते हैं? फ्रैंकलिन। क्या बोल सकते हैं? फ्रैंकलिन। इसे स्मॉल r, स्मॉल f और स्मॉल r इस द्वारा भी क्या कर देते हैं? प्रदर्शित। मतलब क्या हो जाता है इसका? फ्रैंकलिन। नेक्स्ट
कुछ वैज्ञानिकों ने इस फ्रैंकलिन और ईएसयू को आवेश का सबसे छोटा मात्रक माना। आवेश का सबसे छोटा मात्रक माना। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक हमारे पास कौन सा है बेटा? ईएसयू। कौन सा है ये? ईएसयू। नोट करो ये। नेक्स्ट, अगली जो इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं बेटा, ये है नंबर 4। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, इसे बोलते हैं हम फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा बेटा? फैराडे। साइंटिस्ट है बेटा ये, FRADAY, फैराडे। आमतौर पर इसे दर्शाने के लिए है कैपिटल F यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैपिटल F। अब फैराडे और कूलाम के मध्य संबंध भी आना चाहिए। तो फैराडे, एक फैराडे कितना बेटा? एक फैराडे का जो मान होता है कूलाम में, वो होता है बेटा 96,500 कूलम। एक फैराडे का मान कितना हो गया? 96,500 कूलम। यानी 1 कैपिटल F बराबर 96,500 कूलम। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ आवेश को कुछ अन्य मात्रकों में भी, आवेश को कुछ अन्य मात्रकों में मापा जा सकता है। नंबर 5, आवेश के अन्य मात्रक। आवेश के अन्य मात्रक ये कौन से हो सकते हैं जो हमें आंकिक प्रश्नों न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे? एक तो होता है बेटा नैनो कूलाम। क्या बोलते हैं इसको? नैनो कूलाम। नैनो कूलाम का जो मान होता है 10⁻⁻9 कूलाम। कितना होता है? 10⁻⁻9 कूलाम। मतलब एक नैनो कूलाम कितना हो गया? 10⁻⁻9 कूलाम। कई बार इसे माइक्रो में भी विभाजित करते। किसमें? माइक्रो कूलाम। और इसके लिए हम संख्यात्मक मान 10⁻⁻6 कूलाम ना। तो ये होगी हमारे आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। अगली बात करते हैं नंबर 6, आवेश की विमा। आवेश की विमा। आवेश की विमा। आवेश की विमा हमने अभी अभी IT किसके रूप में पढ़ा था? ये आवेश के रूप में। किसके रूप में पढ़ा था? ये आवेश के। इसे विमा में बदलते हैं। Q बराबर विद्युत धारा की विमा कैपिटल A, समय की कैपिटल T। तो इसकी विमा हम क्या पढ़ते हैं? AT। कई बार इसे कैपिटल Q बराबर A1 T1 भी लिखा जा सकता है। जिसकी घात 1 होती है उसे लिखो या ना लिखो, यदि वो प्लस की है तो, है ना। और माइनस की हो तो लिखना जरूरी है। नेक्स्ट वेदा बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के
गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से गुणधर्म है, इसके बारे में पढ़े। नंबर फर्स्ट, आवेशों का पहला जो गुणधर्म है, आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, मतलब इसकी कोई भी दिशा नहीं होती। नंबर दो, सजातीय। सजातीय या फिर समान। सजातीय बोलो या फिर समान। आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। एक ही प्रकार के आवेशें, जैसे बेटा हमारे पास प्लस और ये प्लस, अगर ये एक ही प्रकार के आवेश हैं तो इनके मध्य में क्या होगा फिर? प्रतिकर्षण। क्या होगा इनके मध्य? प्रतिकर्षण। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर। इसी प्रकार यदि हमारे पास माइनस और माइनस दो एक जैसे आवेश मिलते हैं तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षण का मतलब है एक दूसरे को दूर करना, एक दूसरे को दूर करना। नंबर तीन, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश मतलब असमान। विजातीय बोलो या फिर असमान आवेश। विजातीय आवेश या आवेशों के मध्य, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण, आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अलग अलग प्रकृति के आवेश जब भी मिलते हैं बेटा, उनके मध्य क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे के पास आना। और ये कैसे जाएंगे बेटा? एक दूसरे के पास आएंगे, इससे बोलते हैं आकर्षण। नंबर चार, नंबर चार के लिए सबसे पहले हम नोट करेंगे आवेशों की योज्यता। आवेशों की, आवेशों की योज्यता। टॉपिक के अंदर ही हमने एक टॉपिक ले लिया है जो क्या है? आवेशों की योज्यता। इंग्लिश में बोलते बेटा इसे एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हिंदी में आवेशों की योज्यता। इसका मतलब, योज्यता मतलब होता है बेटा आवेशों को जोड़ना। क्या होता है? आवेशों को जोड़ना। तो पहले इसे समझते हैं आवेशों को कैसे जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक आवेशों को, आवेशों को बीजगणितीय, किसके अनुसार बेटा? बीजगणितीय योग के अनुसार, योग के अनुसार जोड़ा जाता है। आवेशों की किसके अनुसार जोड़ा जाता है? बीजगणितीय
योग के अनुसार जोड़ा जाता है। इसे समझते बेटा ना। बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब होता है बेटा चिन्ह सहित। बीजगणितीय मतलब क्या होता है? चिन्ह सहित। मतलब प्लस का दे रखा है तो प्लस का, और माइनस का दे रखा है तो माइनस का, चिन्ह सहित जोड़ा जाता है आवेशों को। उदाहरण हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसका एक, जैसे एग्जाम्पल, एक वस्तु है हमारे पास, ये क्या है? एक वस्तु जिस पर दो या दो से अधिक आवेश हैं, -q, +3q, -5q, +6q। इस वस्तु का कुल आवेश निकालना है। क्या निकालना है? कुल आवेश। इसके लिए हमें कौन सा योग करना पड़ेगा? बीजगणितीय योग। तो सबसे पहले कुल आवेश q बराबर -q, उसके बाद +6q, उसके बाद +3q, उसके बाद -5q। जितने भी प्लस के हैं उन्हें एक साथ लिख दो बेटा। प्लस के 6q, 3q कितने हो गए बेटा? 9q। कितने हो गए ये? 9q। 9q माइनस के 1 और 5 माइनस के 6q। फाइनली किसके ज्यादा हैं? ये प्लस के। तो प्लस के कितने ज्यादा है बेटा? ये 3q। तो हमारे पास जो भी वस्तु है उस पर फाइनली कुल आवेश कितना है? ये जो हमें दिखाई दे रहा है वो 3q आवेश। कितना? ये 3q आवेश है। अब बात करते हैं बेटा नंबर 5। आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा इनवेरियंस। इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? निश्चरता का मतलब, निश्चरता का मतलब बेटा आवेश का मान आवेश की गति पर निर्भर नहीं करता। आवेश की गति पर निर्भर नहीं करता, अर्थात आवेश का मान, आवेश का मान आवेश की गति पर निर्भर, आवेश की गति पर निर्भर नहीं करता। आवेश की गति पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में आवेश का मान, आवेश का मान गतिशील अवस्था के, गतिशील अवस्था के, गतिशील अवस्था के बराबर होता है, बराबर होता है। इससे एक ही बात स्पष्ट होती है बेटा, चाहे आवेश स्थिर हो, स्थिर का मतलब एक जगह पर रुका हुआ हो, या फिर आवेश गति कर रहा हो, दोनों पे इसके आवेश की मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पर आवेश विराम अवस्था। कौन सी अवस्था है बेटा? ये विराम अवस्था। मतलब आवेश एक जगह पर रखा हुआ तब भी इसको मान कितना हुआ? क्यू है। तो अगर इस आवेश से बेटा हम गतिशील भी करा देंगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी रहने वाली है? क्यू ही रहने वाली है। इसको बोलते हैं आवेश की निश्चरता। मतलब आवेश से तुम गति कराओ
या ना कराओ, एक ही जगह रख रखो, इससे उसकी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि कोई आवेश शुरुआत में 5 कूलाम है, तुम उसे गति करा दोगे तब भी ये कितना रहेगा, 5 कूलाम ही रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, आवेशों की निश्चरता। नेक्स्ट, नंबर 6, आवेश का संरक्षण। आवेश का छठवां जो गुणधर्म है आवेश का, वो क्या है बेटा, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण। छोटी क्लास में 9th और 10th में हमने एक नियम पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम हम पढ़ते थे, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम था उसी प्रकार किसका है, आवेश संरक्षण का। आवेश को, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि बल्कि एक वस्तु से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित, दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसी को, इसी को आवेश का, इसी को आवेश का संरक्षण, इसी को आवेश का संरक्षण कहते हैं, इसी को आवेश का संरक्षण कहते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, और आवेश के इसी गुणधर्म को हम बेटा क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण की घटना, ये जो हमें घटना देखने को मिलती है वो बेटा कहाँ पे मिलती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, नाभिकीय अभिक्रियाओं में। कौन सी अभिक्रियाओं बेटा, नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश का, आवेश का संरक्षण होता है। आवेश का क्या होता है, संरक्षण होता है, मतलब आवेश संरक्षित रहता है। कैसा रहता है, इनमें संरक्षित रहता है, और ये हो गया हमारा आवेश का संरक्षण। नेक्स्ट, नंबर 7, आवेश का, आवेश
का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के गुणधर्मों में सबसे इंपोर्टेंट जो गुणधर्म वो कौन सा है? आवेश का क्वांटीकरण। इंग्लिश में बोलने से क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण सबसे इंपोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण। पेपर में सबसे ज्यादा जो पूछी जाएगा बेटा, कौन सी चीज पूछी जाती है? आवेश का क्वांटीकरण। यहीं से बेटा सवाल भी आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सवाल बनते हैं वो सब लिखेंगे इसी में, है ना। सबसे पहले इसमें इसकी लैंग्वेज नोट करते हैं, ये होता क्या है। आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण का तात्पर्य है, आवेश के क्वांटीकरण का तात्पर्य है कि वस्तु पर कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश का मान, वस्तु पर कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या, इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के रूप में होता है। मतलब किसी भी वस्तु पे बेटा कोई आवेश है, कुल आवेश है, तो किसके रूप में होगा? इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के रूप में। अर्थात यहाँ से इसको गणितीय रूप लिखवा जाए बेटा, इसी परिभाषा से हमारे पास सिंपल तौर पे, यदि किसी वस्तु पे आवेश है, क्या है बेटा? किसी वस्तु पे आवेश। अब वस्तु पे आवेश बेटा प्लस को भी है सकत्व है और माइनस को भी है सकत्व है। अगर वो आवेश दे रखो तो किसकी संख्या में दे रखोगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या में। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कैसे होनी चाहिए बेटा? पूर्ण होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। और ये क्या हो गया? क्वांटीकरण का गणितीय रूप। इसके मतलब भी यहाँ पे बेटा Q बराबर है वस्तु पर कुल आवेश। Q का मतलब क्या है? वस्तु पर कुल आवेश, वस्तु पर कुल आवेश। E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना होता है बेटा ये? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना लिखा है बेटा हमने? इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है 1.6 10 के बाद माइनस के 19 कूलम। N को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि हम किसके रूप में निकालेंगे? इसे स्मॉल n। ये कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? पूर्ण। 1 2 3 4 डैश करे कितनी हो जाएगी? अनंत, है ना। लेकिन कैसी होनी चाहिए संख्या? पूर्ण होनी चाहिए। अर्थात पूर्ण संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन कटा या आधा नहीं होता। कैसा नहीं होता? इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी वस्तु पे कैसा नहीं पाया जाए बेटा? कटा या आधा नहीं होता। सेकंड, इस पूर्ण संख्या का मतलब ये भी है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्नात्मक नहीं होती। कैसी नहीं होती बेटा? भिन्नात्मक नहीं होती। कैसी होनी चाहिए? वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तीसरा मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या दशमलव में नहीं होती। किस में नहीं होती? दशमलव में नहीं होती। दशमलव में नहीं होती।
इसे थोड़ा और समझ दो बेटा, है ना, ये है क्या क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण का मतलब किसी वस्तु पे आवेश का मान किसके रूप में पाया जाता है बेटा, ये कुल आवेश का मान इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के रूप में होता है। और इसका गणित रूप क्या हो जाता है बेटा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, इसको बोलते हैं इसका गणितीय रूप, गणितीय रूप। ये है क्वांटीकरण का गणितीय। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन कटा या आधा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को बेटा ऐसे नहीं लिख सकते इलेक्ट्रॉन आधा हो गया, ये कैसा नहीं है, ये गलत है। ये कैसा है, गलत है। किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में नहीं पाया जाएगा। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब हमने इलेक्ट्रॉन लिखे तो और ये बोल दे इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 5/2 दे रखे हैं या फिर 3/7 दे रखे हैं, तो ये सब कैसे तरीके हैं बेटा, गलत। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती। कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में नहीं हो सकती बेटा, दशमलव में। 1.5 या फिर 6.2, ये भी कैसे बेटा लिखने को तरीका गलत। हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो बेटा किस में मापी जाएगी, वो पूर्ण संख्या में। किस में मापी जाएगी, वो पूर्ण संख्या में। और इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के रूप हम क्या लिख सकते हैं, एन का मान 1 2 3 4 या 5। मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पूरे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जाओ, या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे या 4 जाएंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉन कैसे नहीं जागो, आधो नहीं जागो या कटो हो नहीं जागो, या फिर किसके रूप में नहीं जागो, भिन्नकी में और दशमलव के रूप में। इसी को क्या कहते हैं हम, क्वांटीकरण का सिद्धांत या फिर आवेश का क्वांटीकरण। ये हो गया बेटा आवेश के गुणधर्म। कुछ बातें बेटा इलेक्ट्रॉन से संबंधित है या आवेश से संबंधित है, जो हम यहाँ पे नोट के रूप में समझते हैं। ये कौन सी दो बातें हैं, और ये दो बातें बेटा तुम्हें याद भी रखनी है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये। नंबर 1, क्वांटीकरण का सिद्धांत। किसका बेटा, क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत वैज्ञानिक, क्वांटीकरण का सिद्धांत वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ये क्वांटीकरण का सिद्धांत दिया था, उनका नाम है रॉबर्ट ए मिल्कन। शॉर्ट मैंने मिल्कन भी बोलते हैं ना। पूरा नाम क्या है इनका, रॉबर्ट ए मिल्कन। रॉबर्ट ए मिल्कन ने दिया था। किसने दिया था क्वांटीकरण का सिद्धांत, रॉबर्ट ए मिल्कन ने दिया था। एक विशेष बात इसमें ये भी समझ लियो, आधार क्या माना था इन्होंने, किस आधार पर इन्होंने क्वांटीकरण का सिद्धांत दिया था। तो बेटा कई बार इसको आधार भी पूछे तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो आधार था वो था तेल बूंद प्रयोग। क्या था बेटा, तेल बूंद, मतलब तेल की बूंद पर क्या किया था इन्होंने, एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग द्वारा इन्होंने क्या दिया था, क्वांटीकरण का सिद्धांत। साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा, रॉबर्ट ए मिल्कन। शॉर्ट हम बोल देते हैं इनको मिल्कन। नेक्स्ट अगली बात करते हैं नोट में इसी बेटा नंबर 2, स्थिर आवेश। कैसा बेटा, स्थिर आवेश केवल, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश बेटा एक ही जगह पे स्थिर है, कैसा रखा हुआ है, तो क्या करे, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये तो बात होगी बेटा स्थिर आवेश की। इसी के साथ साथ बेटा नंबर 3 हम एक चीज और पढ़े इसमें, समान वेग से। कैसे वेग से बेटा,
समान वेग, इसका मतलब है कि वेग में क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ऐसे वेग को हम क्या बोल देते हैं बेटा, नियत वेग। क्या बोल देते हैं, नियत वेग, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो समान वेग से गतिशील आवेश, समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत एवं विद्युत एवं चुम्बकीय, विद्युत एवं चुम्बकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा यहाँ पे कि यदि कोई आवेश स्थिर है, कैसा बेटा, स्थिर आवेश है, तो वो केवल और केवल क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र, है ना। यदि कोई आवेश समान वेग मतलब बेटा नियत वेग से कैसा है, गतिशील है, इस स्थिति में कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र भी होगा बेटा, और कौन सा होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगी, दोनों ही होंगे, है ना। नंबर 3, इससे भी विशेष बात बेटा ये है कि बाई चांस स्थिर समान वेग, ये दोनों कंडीशन के बाद कोई तीसरी कंडीशन आ जाए, उस स्थिति में बोलते हैं हम असमान वेग से, कैसे वेग से बेटा, असमान वेग से, मतलब वेलोसिटी कैसी है बेटा, बार बार समय के साथ चेंज, तो असमान वेग से इसे बोलते हैं बेटा परिवर्तनशील वेग। क्या बोलते हैं, जो बार बार कैसे होता है बेटा, बदलते हैं, और ऐसे वेग से क्या कहते हैं, परिवर्तनशील वेग। तो असमान वेग से गतिशील, असमान वेग से गतिशील आवेश, गतिशील आवेश विद्युत एवं चुम्बकीय, विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र के साथ, विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुम्बकीय तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी उत्पन्न करता है। 4 महत्वपूर्ण बातें बेटा, वो कौन सी हैं, क्वांटीकरण का सिद्धांत देने वाले कौन थे, रॉबर्ट ए मिल्किन। इन कंसेप्ट क्या लाया था इन्होंने, आधार बेस क्या बनाया था अपना, तेल बूंद प्रयोग, कौन से एक्सपेरिमेंट से निकाला था ये, तेल बूंद प्रयोग। दूसरी बात हमने ये देखी, कोई आवेश बेटा स्थिर है, स्थिर का मतलब है उसके पास v बराबर वेग कितना है बेटा, 0, कितना है बेटा, 0। ऐसे आवेश को वेग 0 हो जाता है, उसे कौन सा आवेश बोलते हैं, स्थिर। अगर कोई स्थिर आवेश है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करो, केवल विद्युत क्षेत्र, जिसे दर्शाते हैं कैपिटल ई से, मतलब v बराबर 0 क्या करेगा, फिर कैपिटल ई उत्पन्न करेगा। और ये ध्यान रखें बेटा, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल कौन सा, विद्युत क्षेत्र। दूसरी बात बेटा हमने समझी, एक समान वेग, ये एक समान वेग का मतलब बेटा v कैसा हो बेटा, नियत। यदि कोई आवेश कैसा हो जाए बेटा, नियत वेग से गतिशील, कैसा हो जाए, नियत वेग से गतिशील, तब वो क्या क्या उत्पन्न करता है, एक तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी भी उत्पन्न करेगा। तीसरी बात गति से संबंधित, और नंबर 4 पे हमने देखा असमान वेग, असमान वेग का मतलब बेटा वी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वी कैसी नहीं है बेटा, एक समान नहीं है, बार बार क्या हो रहा है उसमें, परिवर्तन हो रहा है। यदि आवेश के मान में परिवर्तन हो रहा है तो क्या क्या उत्पन्न होंगे, फिर विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और इसके साथ साथ तीसरी चीज विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी उत्पन्न होंगी। ये हो गए आवेश के इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करते हैं इस पे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक समान वेग से एक समान वेग से गतिशील आवेश, एक समान वेग से गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन बी, केवल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन सी, विद्युत एवं चुंबकीय, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र। डी ऑप्शन है, ना तो विद्युत और ना ही चुंबकीय, ना ही चुंबकीय क्षेत्र। एक समान वेग, एक समान वेग मतलब कैसा वेग है बेटा? ये कांस्टेंट। कैसा हो? ये कांस्टेंट। मतलब हम अभी अभी हमने देखा था कि एक समान वेग से नियत वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन सभी करने, बिना क्वेश्चन के कोई भी काम नहीं चलेगा। पेपर में क्वेश्चन ही आते हैं और क्वेश्चनों से डरना नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, उतनी ज़्यादा परफेक्शन आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चनों से डरना नहीं है, भागना नहीं है। क्वेश्चनों से डरोगे, प्रैक्टिस कम हो जाएगी, और क्वेश्चनों से डरना बिल्कुल भी नहीं है। एक कहावत सुनी है तुमने? युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। बिना प्रैक्टिस के बेटा कोई भी तैयारी सफल नहीं मानी जाती। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक वस्तु को एक कूलाम आवेश से, एक कूलाम आवेश से धन आवेशित किया जाता है। एक कूलाम आवेश से धन आवेशित किया जाता है, धन आवेशित किया जाता है। तो वस्तु द्वारा त्यागे गए, वस्तु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की, वस्तु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी वस्तु बेटा धनावेशित हो रही है तो हमें इसका अर्थ मालूम है क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं। तो अगर कोई वस्तु बेटा कितने आवेश से,
एक कूलाम आवेश से कैसी की जा रही है बेटा, धन आवेशित की जा रही है, तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, त्यागे गए हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उन्हीं की क्या ज्ञात करनी है, संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हमने वस्तु से त्यागे हैं, वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, उनकी क्या ज्ञात करनी है, वो संख्या। क्वेश्चन में हमें बेटा जो भी दे रखा है उसे नोट करेंगे। सबसे पहले बेटा इसने आवेश दे रखा है Q, कितना दे रखा है ये, 1 कूलाम, कितना आवेश है ये, 1 कूलाम। दूसरी चीज बेटा इसने इस आवेश की प्रकृति भी दे रखी, कैसी है बेटा ये, प्लस की, कैसी है बेटा ये, प्लस की। ज्ञात क्या करना है बेटा, फाइंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब स्मॉल n, ये हमें ज्ञात करना है। कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों आ जाए, Q भी आ जाए और n भी आ जाए, तब क्वांटीकरण के सिद्धांत से। तो बेटा क्वांटीकरण का सिद्धांत हमने पढ़ रखा है, और ये क्वांटीकरण का सिद्धांत हमें क्या सिखाता है, क्वांटीकरण के सिद्धांत से। क्वांटीकरण का सिद्धांत हमें क्या बताता है, तो क्वांटीकरण के सिद्धांत से। क्वांटीकरण का सिद्धांत हमें बताता है बेटा किसी भी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के रूप में होता है। तो बेटा आवेश कैसा है वस्तु पर, प्लस का, और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये क्या हो गया, आवेश, ये क्या हो गया, आवेश। हमें ज्ञात क्या करना है बेटा इसमें, n, तो हम n को इधर रख दे, इस Q में किसका भाग लग जाएगा, E का, किसका भाग लग जाएगा, E का। अब यहाँ पे मार रख दो बेटा, तो हमें मालूम बेटा Q कितना दे रखा है, 1 कूलाम, कितना दे रखा है, 1 कूलाम, अपॉन E का मान कितना होता है, 1.6 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। कूलाम से बेटा कूलाम को काट दो, है ना। अब ये जो घात है ऊपर ले जाए किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की, कितनी, 19, कितनी हो जाएगी ये, 19। चलो, और इनटू क्या है, 1 लगा लें, ठीक है, बटे में 1.6, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब थोड़ा सा इसे हल करते हैं ना, ठीक। तो n बराबर ये 19 के हाथ में से इसे थोड़ा सा बेटा 1 0 इसे दे दो, एक है ना, कितनी हो जाएगी ये, 10, और यहाँ कितनी बचेंगी फिर बेटा, 10 की घात 18, अपॉन कितनी बेटा, 1.6। 1.6 से इस 10 में क्या करना है, भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है, किसका बेटा, किस में, 10 में, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये, 100, और इसमें भाग कितना जाएगा बेटा, 96, कितनी बची बेटा, 4, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 16 दूनी 32, और फिर कितने बचे बेटा, 8, और कितने हो जाएंगे 16 पंजे 80, कितना आया बेटा, 6.25। तो n बराबर 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो वस्तु के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए बेटा, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कितना आवेश आता है वस्तु पे बेटा, 1 कूलाम। कितना आता है, 1 कूलाम। कोई भी वस्तु इतने इलेक्ट्रॉन अपने से त्याग देगी तो कितना आवेश आ जाएगा उस पर, 1 कूलाम। ये बेटा तुम्हें डायरेक्ट ओरली वैसे भी डायरेक्ट याद रखना है ना, जिससे अपन बोलते हैं ना रट्टा, ऐसे भी याद रखना ये, है ना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछो जाता है, और वो डायरेक्ट ही पूछो जाता है, निम्नलिखित में से 1 कूलाम का मान कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो 1 कूलाम का मान कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 6.25 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन।